मुझे वेंडिंग मशीन से समोसा और मेथी के पराठे बेचे। मेरे जो फादर इन लॉ है वो बन गया, तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी थी बिजनेस में लगा देते हैं, लड़की तो काम कर ही लेगी, तो उन्होंने लगा दिए। कई बार वेंडिंग मशीन में प्रोडक्ट अटका रह जाता है। टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कहीं ना कहीं कुछ फेल हो गया है ना, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाता है। शायद ही कोई बिजनेस बचा होगा उस टाइम पर। एक ही दिन में हम 11,000 ऑर्डर डेली 11,000 ऑर्डर पे पहुंच चुके थे और सीधा हम 0 ऑर्डर्स पे आ गए। कि जो आजकल के युवा हैं उनके लिए चीजें गवर्नमेंट के स्तर पर थोड़ी सी आसान हो गई है। बिल्कुल, एक जिसे कहते हैं ना गेम चेंजर है एक हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। वो एक फ्रेज आपने सुना होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, और फिर आपने ये भी सुना होगा, इवन द सेंटेंस सेज इटसेल्फ दैट आई एम पॉसिबल। तो क्या ये प्रैक्टिकली वाकई में सच है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है? शायद हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, सुना है, पढ़ा है, जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ देते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल उसमें हो जाते हैं। आज इस पॉडकास्ट में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूं जिनकी अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन आइडिया कुछ और था दिमाग में, पैशन कुछ और था, और देखिए ना, वो भी सफल हुई। और आज बहुत सारे लोगों के लिए, मैं तो कहूंगी जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उन सभी के लिए प्रेरणा है, क्योंकि प्रेरणा कालरा मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। दालचीनी वेंडिंग मशीन की सीईओ, इस पूरी कंपनी की सीईओ आप उन्हें कह सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रेरणा जी, जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि जब मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए मुझे पता लगा करना है, तो मैंने रिसर्च किया, पता लगा आप अच्छी खासी नौकरी कर रही थी। तो ये सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों को आपने कई बार दिया है, लेकिन मैं तो शुरुआत इससे करना चाहूंगी कि आपको प्रेरणा कहां से मिली? नौकरी तो बाद में चलिए आपने ऑप्ट की होगी, आइडिया पहले से आ गया था? तो मैं बताऊंगी मेरी शुरुआत हुई मेरठ से, और मेरे पेरेंट्स की एक दुकान है मेरठ में, आज भी है। मेरे पापा की, मेरे चाचा की, सब दुकान वाले बिजनेस में है। और घर में क्या होता है कि जनरली मेरे भी 2 भाई हैं, मेरे चाचा के भी 2 बेटे थे, तो सबके घर में क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो दुकान संभालने लगता है। लेकिन कहीं ना ये जो दुकान का जो बिजनेस है ये एस्पिरेशनल नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप मन से करना चाहते हो। जब सारी ऑप्शंस बंद हो गई, अच्छा चलो बच्चा पढ़ नहीं रहा, चलो दुकान खोल दो, कहीं ना कहीं वो था दिमाग में, सबके दिमाग में। बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता था कि मेरे मम्मी पापा दोनों इतनी मेहनत करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, पर फिर भी मेरे भाइयों को या मेरे भाइयों जैसे बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, ये दुकान का बिजनेस एस्पिरेशनल नहीं लगता। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ये एस्पिरेशनल हो जाए? क्योंकि बड़े बिजनेसेस, एमएनसी में काम करना, बड़ी आईटी कंपनी में काम करना हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें लगता है वो बड़ा है ना कहीं जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा उसका इम्पैक्ट, उतना ही उसमें काम करने की इच्छा लोगों की ज्यादा होती है। तो वहीं कहीं से आई ये इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा कि क्या मैं अपने उस पापा की दुकान को इतना बड़ा बना सकती हूँ कि उसमें मेरे जैसे और भी बहुत लोग जो रिटेल की दुनिया में जुड़े हुए हैं वो इसमें जुड़ना चाहे। तो ये प्रेरणा तो वहां से आ गई। प्रेरणा वहां से लेकिन जब ये प्रेरणा आगे बढ़ी तो अच्छी खासी नौकरी की, हाँ, अच्छा खासा पैकेज था। हाँ तो था, बट कहीं ना कहीं होता है ना कि दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं वो रहता है, एक मलाल रहता है कि यार आप इतना काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो सपना है वो यहीं तक, तो 9 से 5 की नौकरी तक तो सीमित नहीं है। जो आप कर रहे हो, आपको इतना कुछ अगर आता है, पढ़ाई में मैं बचपन से ही बहुत अच्छी थी, टेक्नोलॉजी में मेरा हमेशा से ही बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी, तो अच्छा। मेरा स्पेशलाइजेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में था। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी आप कर क्या रहे हो? एक 9 से 5 की नौकरी। तो जो आपने इतना पढ़ा है, आपके पेरेंट्स ने इतना स्ट्रगल करके, क्योंकि आसान नहीं होता। मेरठ से आई हुई, मेरे घर में मैं पहली इंजीनियर थी, मेरे से पहले किसी ने इंजीनियरिंग करते कैसे ये भी सोचा नहीं था।
ट्रिपल आईटी जेई क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। तो वहां लगा कि जब आप इतना करके आए हो तो सिर्फ यहाँ तक पहुंचने के लिए तो बिल्कुल नहीं। जो आपने सीखा है अब आप उससे क्या और कर सकते हो, दूसरों की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट कर सकते हो, क्या आप बदलाव ला सकते हो। आज इंडिया के अंदर आप देखो तो 1.25 करोड़ दुकानें हैं, हर दुकान में 3 से 5 लोग हम्म। काम करते हैं। सो देखा जाए तो 4 से 5 करोड़ रिटेलर्स दुकानदार हैं इंडिया के अंदर, जो दुकानों में लोग काम कर रहे हैं। क्या हम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनको अपने काम करने में वो पैशन आए, उनको लगे इम्पोर्टेंस लगे कि हाँ मैं हम अच्छा काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ये कर सकती है। आज भी आप किसी भी बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी डाल दो, वो सडनली क्या बन जाती है, बड़ी बन जाती है, इंस्पिरेशनल बन जाती है, एस्पिरेशनल बन जाती है, कि लोगों को लगता है कि हाँ यार ये कर सकते हैं, ये काम बढ़िया है। हाँ टैक्सी लेकिन चलाना भी कोई छोटा ही काम माना जाता था, हाँ सडनली उसमें आपने उबर ओला जोड़ दिए, क्यों, ऐप जोड़ दी, मोबाइल ऐप जोड़ दी, तो अब इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं, वही बिजनेस बड़ा हो गया। तो क्या हम इन दुकानों में ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे? तो वो था कि एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना कि वो जो 4-5 करोड़ लोग रिटेल में जुड़े हुए हैं उनके बिजनेस में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जोड़ना जिससे कि वो एस्पिरेशनल, जिससे कि वो उनको अपने काम की महत्व समझ में आए। तो ये आइडिया आपको कब आया? क्योंकि अगर मैं आपके सामने यहाँ बैठ के ऐसे बात कर रही हूँ तो ये अभी बहुत कॉमन लग रहा है, लेकिन जब इनिशियल स्टेज पे इसकी शुरुआत हुई होगी तो क्या फर्स्ट थॉट था? और मुझे नहीं लगता कि एकदम से आपको लगा होगा कि हो जाएगा। मतलब कुछ देखा, समझा, परखा, कहीं से आइडिया लिया? हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं इससे पहले मैंने 8 साल पेटीएम में जॉब किया। मैं पेटीएम की 3rd एम्प्लॉय थी। तो पेटीएम में काम करते करते कई बार मेरा जाना हुआ चाइना और यूएस, अलग अलग कंट्रीज ठीक है। में, काम के सिलसिले में। हम्म। वहीं मैंने देखा कि वहां पे दुकानें बड़ी ही अलग तरीके से चलती हैं। हर दुकान के बाहर 2 या 3 वेंडिंग मशीन्स लगी रहती हैं, और जो दुकानदार होते हैं वो उन वेंडिंग मशीन्स को मॉर्निंग में ही आके सुबह ही भर देते हैं। तो दुकान की जो सबसे चलने वाली 30-40 आइटम, 50 आइटम्स होती है ना, वो तो वेंडिंग मशीन में लगी है। जिसको जो चाहिए वो बाहर से ही फटाफट उसको लेके चला जाता है। तो आप सोचिए वो दुकान जो है अपनी दुकान के अलावा भी 2-3 मशीनें चला रहा है। वो दुकानदार हम्म। अपने दुकान के अलावा भी वो 2-3 दुकानें एडिशनली चला रहा है। वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर था, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा टाइम था जब मैंने ये देखा कि लोग अपनी ही दुकान को बड़ा कर सकते हैं वेंडिंग मशीन जैसी चीज, टेक्नोलॉजी अपनी दुकान में ऐड करके। अब क्योंकि बचपन से ही मैंने ये देखा था, अपने फादर का, अपने चाचा का बिजनेस देखा था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार हाँ ये उनकी दिक्कत तो है, क्योंकि वो अगर एक ग्राहक से बात कर रहे हैं, पैसे काट रहे हैं या उसको कुछ दिखा रहे हैं, तो दूसरा वाला या तो बाहर से ही बाहर चला जाता है, या वेट करता है, थोड़ी देर वेट करेगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। अगर हमने वहीं 2-3 मशीनें और लगा दी वहां पे, तो जो क्यू है उसको जो बाहर से चाहिए वो बाहर से लेके जा सकता है। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं ना कि अब आपके दिमाग में एक आइडिया तो था ही, कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, एक कहीं ना कहीं आपने ये देखा था कि हाँ अगर पापा किसी एक ग्राहक से बात कर रहे हैं तो दूसरा ग्राहक तो बाहर से बाहर चला जाता है। वहीं ये वेंडिंग मशीन अगर लगी होती और मान लो उसको कुछ ऐसी आइटम चाहिए जो मशीन में भी है, तो वो लेकर ही जाता, हम्म। है ना। 2-4 चीजें तो वहां से निकाल ही लेता, जो बच गई हैं चीजें सिर्फ वो लेने के लिए टाइम लगाता। वहां से एक आइडिया की शुरुआत हुई। फिर मैं जब वापस आई इंडिया तो मैंने देखा ये एयरपोर्ट पे भी लगी हुई हैं, बट एयरपोर्ट पे लगी हैं और वो वहां पे सिर्फ क्या दे रही है, पानी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी 2-4 चीजें। अब मुझे लगा कि यार ये पानी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें इंडिया में लोग कितनी बार ही खाते हैं, कितनी बार ही पीते हैं, तो क्या इसमें कुछ और दिया जा सकता है। अब हम रोजमर्रा में क्या खाते हैं, सैंडविच चाहिए, पराठा चाहिए, समोसा चाहिए, कचौड़ी हम्म। चाहिए। इंडियंस हम हैं तो वही भारतीय है ना, मतलब ठीक है, मतलब हम अभी दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हो सकता है लोग थोड़े से एडवांस हो गए हो, पर अगर आप भारतवर्ष में देखें तो हर जगह लोगों की जो लोकल चॉइस है वो अलग है। वो शायद हफ्ते में एक आधी बार चिप्स खा लेंगे, लेकिन डेली नहीं खाएंगे। तो वो डेली क्या खाते हैं, और वो जो डेली उनको चाहिए क्या वो वेंडिंग मशीन से मिल सकता है?
तो वहां से इस आइडिया की उपज हुई कि अगर हम वो जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो हमारे भारत में लोगों को चाहिए होती हैं वो मिल सके, अगर हम समोसा बेच सके। मेरा तो दिमाग में बस एक ही आइडिया था, मुझे वेंडिंग मशीन से समोसा और मेथी के पराठे बेच, मुझे बहुत पसंद है दोनों ही चीजें। तो वहां से लगा कि इसे करना है, और बस जिद थी कि ये करके देखना है कि एक बार ये अगर हम मशीन में लगा दे तो लोग लेंगे या नहीं लेंगे। अगर ले लिया तो फिर कहीं ना कहीं सही रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं लिया तो फिर सोचेंगे क्या करना है। तो आइडिया आ गया, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये प्लानिंग कैसे हुई, और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपने आके अपने पेरेंट्स को बताया। पहले तो मुझे बताइए, ये इसकी शुरुआत आपकी शादी तब तक हो चुकी हो थी? चुकी क्योंकि थी। मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि फादर इन लॉ ने शायद हाँ तो तो क्या वो बात सच है? सच है, बिल्कुल सच है। पहले इन्वेस्टर वही थे? पहले इन्वेस्टर वही थे, और आज भी जब भी हम कोई फंडिंग रेज करते हैं तो वो अपना इन्वेस्टमेंट जरूर डालते हैं, आज भी। और पहले इन्वेस्टर, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने जब अपनी नौकरी छोड़ने की बात अपने घर में बताई तो मेरे खुद के जो फादर है, उन्होंने तो बिल्कुल मुझे मना किया, कि क्योंकि वो देख चुके थे कि बिजनेस करना इतना आसान आसान नहीं नहीं है, है, और बिल्कुल। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता आज की जिंदगी, आज की लाइफ में, कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ हो। तो वो तो हमेशा यही कि नहीं ये मत करो तुम, मतलब मेरी बेटी भी थी, 2-3 साल की मेरी बेटी भी थी, तो उन्हें हमेशा से यही लगता था कि नहीं, मुश्किलें आएंगी, तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा अपना घर फैमिली सब बिल्कुल। मैनेज नहीं हो पाएगा। बट कहीं ना कहीं मेरे फादर इन लॉ को इस चीज़ का काफ़ी कॉन्फिडेंस था मुझ पे, या तो, या कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि मैं हूँ, सॉरी टू, मैं पंजाबी हूँ और मेरे जो फादर इन लॉ है वो बनिया, तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी थी, बिजनेस में लगा देते हैं, लड़की तो काम कर ही लेगी, तो उन्होंने लगा दिए। हम्म। तो किस तरीके से वेंडिंग मशीन की शुरुआत हुई? 2-3-4 आइटम्स तो आप देख ही चुकी थी, आपने मेथी के पराठों से शुरुआत की, और कौन कौन से आइटम्स आपने उसमें रखे? तो वो सब चीजें जो इंडिया में, जो हम जिसे कहते हैं ना कि सही मायने में जो भारत में लोग जो खाते हैं, समोसा, कचौड़ी, मेथी के पराठे, दाल के पराठे, आलू के पराठे, वो उन चीजों से, वड़ा पाव, ढोकला, इस तरीके की चीजों के लिए हमने वेंडिंग मशीन को मॉडिफाई करना शुरू किया। आज तक भी हमारी अपनी कोई क्लाउड किचन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन हमने कहा कि हम टेक्नोलॉजी ही ऐसी बना देते हैं जिसमें कोई भी क्लाउड किचन हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी फूड मैन्युफैक्चरर हो, उसका आइटम लग जाना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, मॉडिफिकेशन वेंडिंग मशीन की टेक्नोलॉजी में, वो करना शुरू किया। तो मेरे पास एक नोएडा में एक खाली फ्लैट था, वहीं पे ही हमने 2-3 हम लोग इंजीनियर्स थे, मैं और कुछ और लोगों से मैंने हेल्प ली, और हमने वो वेंडिंग मशीन को बनाना शुरू किया इस तरीके से। बस दिमाग में वो ख्याल आ रहा था कि यार घर में भी तो, अब मेरी बेटी है, अब जा मैं सुबह सुबह उठ के उसके लिए बना बनू के फ्रिज में रख देती हूँ, जैसे कि वो हम्म। दिन में जो है उसको निकाल के गर्म करके खा सके। तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हम घर में भी तो करते हैं, मम्मी भी तो सुबह सुबह खाना बना के फ्रिज में रख जाती हैं कि बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो गर्म करके खा लेंगे, या हेल्पर है वो निकाल के दे देगी गर्म करके बच्चे खा लेंगे। तो अगर यही चीज करी जा सकती है और आज भी होती है, तो हम वो आइटम वेंडिंग मशीन के थ्रू लोगों को ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में क्यों नहीं दे सकते, कॉलेज में, हॉस्टल्स में। बच्चों को वही सब चाहिए डेली के डेली, वो नूडल्स नहीं चाहिए लोगों को, बच्चों को वो तो तो मजबूरी है। बट हमारा जो आज का टेस्ट है, इंडियंस का टेस्ट है, अगर मिल जाए तो वही चाहिए, नहीं मिले तो फिर जो जो 2 मिनट में बन जाए वो ले लेते हैं, है ना। और वो 2 मिनट वाला भी ना एक्चुअल में 2 मिनट में बनता नहीं है। सच बात तो ये है। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि हमने 5 लाख समोसा कचौड़ी सिर्फ एक स्टेट ऑफ गुजरात में लास्ट कुछ महीनों में बेचे हैं, समोसा कचौड़ी, इन्हीं वेंडिंग मशीन इन्हीं से। वेंडिंग मशीन से। कैसे? क्योंकि लोग वही खाते हैं, मिलना चाहिए बस, मिलना चाहिए। और ये कहाँ है वेंडिंग मशीन गुजरात की? सिर्फ फैक्ट्रीज में लगी है। नहीं, हाँ, इस पर हम आएंगे मैम, लेकिन सबसे पहले जब आपने एक आइडिया ऑप्ट किया, उस फ्लैट में आपने शुरुआत कर दी वेंडिंग मशीन की, 2-3 लोग आपके साथ जुड़ गए, आपके पास पूरा खाका तैयार हो गया। अब आपने अप्रोच कैसे किया कि मुझे किस कंपनी में जाना है, मैं कैसे लगाऊं? पहले तो मैं जैसे जॉब करती थी पेटीएम में, तो मैंने एक पेटीएम के ही ऑफिस में, शुरुआत वहीं से हुई? शुरुआत में पहली वेंडिंग मशीन वहीं पेटीएम के एक ऑफिस में लगा दी।
और एक यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस हुआ करता था 91 स्प्रिंग बोर्ड, एक वेंडिंग मशीन वहां लगा दी। तो पहले आपने उनको भरोसा दिलाया होगा ना हाँ, कि तो वही था कि क्योंकि इतने साल काम किया था स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, हम्म। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम से ही किसी ने मुझे कनेक्ट किया वहाँ। अच्छा। उन्होंने बोला कि इनको ऐसा पायलट करना है, एक टेस्ट करना है। मैंने उनको कहा यार, एक 6 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए हमें आपसे, और कुछ नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 6 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया। कौन सी ईयर की बात है ये? ये है 2007 की। अच्छा। हम्म, तो वहां से वो हमारी 2017 की, सॉरी 17 की। 2017 की। तो वहां हमने एक मशीन से ये पायलट करना शुरू किया। रोज हम वहीं बैठे होते थे क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हर रोज, अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हर रोज कुछ ना कुछ खराब होता रहता था। हम्म। बट 6 महीने हमें लग गए एक ऐसा बनाने में, एक ऐसी वेंडिंग मशीन बनाने में जिसमें से सही मायने में आप फ्रेश फूड आइटम जैसे कि समोसा, कचौड़ी, सैंडविच, पराठा बेच सकते हो। तो ये पर डे सुबह मॉर्निंग में आप पहले किसी से बनवाते हैं, उसके बाद वेंडिंग मशीन में रिफिल किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हर शहर के अंदर हमारे क्लाउड किचन पार्टनर्स होते हैं, ऐसी किचन्स होती हैं या ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं या ऐसी कॉर्पोरेट किचन्स होती हैं जहाँ पे ये खाना बनता है, और हमारी प्रिस्क्राइब्ड करी हुई पैकेजिंग के अंदर उनको पैक किया जाता है। क्योंकि वेंडिंग मशीन में आप कुछ भी नहीं लगा सकते वरना मशीन में स्मेल आ जाएगी, हम्म। right? तो इसकी एक प्रिस्क्राइब पैकेजिंग होती है। वो भी हमारा ही एक इनोवेशन था कि इस तरीके की पैकेजिंग में फूड को मशीन में लगाने से ना मशीन में स्मेल आएगी और ना ही फूड खराब होगा, ना ही खाना खराब होगा। तो वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, फिर वो पैकेजिंग के साथ में वो मशीन में आइटम्स लगाई जाती हैं, और उसके बाद हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसको कंट्रोल करती है, टेम्परेचर को, उसकी एक्सपायरी टाइम को, उसके इन्वायरमेंट को, वो सब चीज़ों को वेंडिंग मशीन की टेक्नोलॉजी से रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। तो एक्सपायरी डेट अगर किसी फूड आइटम की हो गई है तो कैसे पता चलेगा? तो हमारी ऐप क्या करती है, ऑटोमेटिकली, जैसे मान लीजिए आपने अभी सैंडविच लगाया, उसमें 8 बजे सुबह सैंडविच लगाया, और मान लीजिए ये अगले रात को 12 बजे तक खाने के लिए सही है, हम्म। तो रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली वो आइटम ब्लॉक हो जाए, वो कस्टमर ले नहीं पाएगा। ओके। तो उसके बाद जो है, जब हमारा जो रिफिलिंग लोग होते हैं, मशीन ऑपरेटर्स जो होते हैं, वो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाते हैं तो वो आइटम्स निकाल लेते हैं और फ्रेश आइटम मशीन में डाल देते हैं। बाकी और भी चीज़ें करते हैं। फिर अगर रात को 12 बजे होने वाला है तो हम 6 बजे 7 बजे उस पर ऑफर भी चलाते हैं कि आप सैंडविच के साथ में जूस ले लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमारा पर्पस रहता है कि खाना वेस्ट नहीं वेस्ट ना होना हो। चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में ये भी एक हमने बहुत बड़ा एलिमेंट डाला कि वेस्टेज, खाना कम से कम वेस्ट हो, उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें। तो वो एस्पेक्ट हमने वेंडिंग मशीन टेक्नोलॉजी में जोड़े। तो प्रोसेस वही होता है कि स्कैन करा और फूड बिल्कुल, आइटम सब निकल कर कुछ आ गया। आपके अपने फोन से कंट्रोल होता है। जैसे आप आज की डेट में किसी भी और ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स ऐप के ऊपर शॉपिंग करते हैं, वैसे ही आप दालचीनी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते ही आपके आसपास की 100 मीटर में जो भी वेंडिंग मशीन्स होंगी वो आपको दिखाएगा। आप उस वेंडिंग मशीन को सिलेक्ट करिए, उसमें जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं उनमें से आप जो भी आइटम आप लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए, उसको पे करिए, और फिर आप मशीन से जाके उसको कलेक्ट और कर कई लीजिए। बार वेंडिंग मशीन में प्रोडक्ट अटका रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी होता है। देखिए 1 से 2% हाँ, क्योंकि गेटवे, टेक्नोलॉजी है। हाँ, टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कहीं ना कहीं कुछ फेल हो गया है ना, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाता है। तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाता है। फिर हमने इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे करके इसमें और इम्प्रूवमेंट करी। खैर वो हम आपको आगे बताएं कैसे कैसे उसमें और इम्प्रूवमेंट करी गई कि कस्टमर को ऐसा लगे कि यार ये मेरी वही बगल वाली दुकान है। बिल्कुल ऐसा फील होना चाहिए उसको, जैसे मैं, अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं जाके बोल देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं अगर ऐप पे डालूँ कि अब मेरा आइटम अटक गया तो वो बता दे कि हाँ 10 मिनट में आपको रिफंड मिल जाए। मिल जाएगा। तो जो लोग ये मशीन लगवाना चाहते हैं, अब जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनको एक आइडिया हो रहा होगा कि ये तो बहुत महंगी पड़ेगी, क्या ये वाकई में इतनी कॉस्टली पड़ती है? देखिए आप मशीन खरीदना चाहें तो करीबन 1.5 लाख रुपए की मशीन होती है, अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन किस साइज की ले रहे। जो आम हम साइज की मशीन लगाते हैं वो करीबन 1.5 लाख रुपए की होती है। और अगर हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंथली रेंट के ऊपर मशीन ले लेते हैं, तो 6 7 8 हज़ार रुपए का मंथली रेंट देते हैं और वो मशीन अपने यहाँ पे लगवा लेते ठीक है। आपने बताया कि 17 से इसकी शुरुआत हो गई थी, हैं। लेकिन एक बहुत बुरा दौर हम सबने देखा, कोविड का। बिल्कुल।
और मुझे लगता है कि शायद ही कोई बिजनेस बचा होगा उस टाइम पर। बिल्कुल। आपकी क्या उस टाइम पर आपकी क्या कंडीशन थी, क्योंकि मुझे कंपनी लगता है सारी बंद थी? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि कोविड का जो एक दौर आया हमारी कंपनी के लिए, एक इनिशियल एकदम, पहले मैं सोचूंगी तो बहुत खराब टाइम था, क्योंकि एक ही दिन में हम 11,000 ऑर्डर डेली, 11,000 ऑर्डर पे पहुंच चुके थे, और सीधा हम 0 ऑर्डर्स पे आ गए एकदम अगले दिन ही। राइट। तो मतलब हम मार्च में जैसे लगा था मार्च में लॉकडाउन। जिस टाइम पे लगा था, उस टाइम पे कंपनी हमारी की टर्नओवर नियरली 5 करोड़ की टर्नओवर हो चुकी थी, और वो ओके। 0 पे आ गई एकदम सडनली। अब वो एक ऐसा टाइम इसलिए भी था कि हमारी जितनी भी वेंडिंग मशीन्स थी वो ज़्यादातर ऐसे ऑफिसेज में लगी हुई थी, आईटी कंपनीज में, कोवर्किंग स्पेसेस के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, मतलब जितने मेट्रो सिटीज़ के अंदर बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, कंसल्टिंग कंपनीज हो सकती हैं, उन सब में हमारी वेंडिंग मशीन्स थी। और उन सबका वर्क फ्रॉम होम हो गया। उन सबका वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो कहीं ना कहीं एकदम काम बंद पड़ गया था। पर कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ हुई, वो ये कि आप सोचते हो ना, अब आप इतना अगर एक साथ एकदम आपका बिजनेस बंद हो चुका है और आपके साथ में इतनी बड़ी टीम है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि इसको वापस से कैसे उठाया जाए बिजनेस को। वहाँ फिर हमने फैक्ट्रीज में वेंडिंग मशीन लगाना शुरू करी, और वो फिर हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन के आया, क्योंकि ऑफिस तो बंद हो गए थे, लेकिन जो नहीं बंद हुई थी वो थी फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, और धीरे धीरे करके कॉलेजेस भी, जो स्पेशली जो रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं वो भी धीरे धीरे करके खुल रहे थे। तो वहाँ हमने देखा कि इंडिया ना एक्चुअली क्या है कि बड़ा डिफरेंट है। हम जब मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, इन सिटीज़ की बात करते हैं, तो हमारा देश बड़ा ही डिफरेंट है। और वहीं जब हम ऐसी सिटीज़ में चले जाते हैं, जैसे हम आज की डेट में, अगर मैं गुजरात साइड में बात करूँ तो गांधीनगर, कच्छ, वापी, सानंद, है ना, इन एरियाज में भी हम प्रेजेंट हैं। फिर अगर मैं ईस्ट साइड आ जाऊँ तो टिकरी, संबलपुर, झांसूगोड़ा, इस तरीके के शहरों में भी हमारी वेंडिंग मशीन आज की डेट में लगी हुई है। और ये एक बड़ा ही अलग तरीके का भारत है, यहाँ पे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, लोगों को जो चाहिए, वो बड़ा ही अलग है, और वो ऐसी चीज़ को, ऐसे टेक्नोलॉजी को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। उनको जब हमने इन फैक्ट्रीज में लगाना शुरू किया, कहीं ना कहीं वो हमें बहुत अप्रिसिएशन मिला, और वहीं से ही हमारी हिम्मत बननी शुरू हुई कि हम अपने इस बंद पड़े हुए बिजनेस को वापस उठा सकते हैं। अगर ये स्कैन करने का पूरा प्रोसेस है तो फिर तो आपको इस ये जो डिजिटल पेमेंट, इसका तो आपको बहुत फायदा हुआ होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर डिजिटल पेमेंट्स, अगर आप देखेंगे, मैंने जब कंपनी स्टार्ट भी करी थी तो एकदम डीमोनेटाइजेशन की बात करी थी। हम्म। 2016 में, 8 दिसंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया, और मैंने अपनी पहली वेंडिंग मशीन जो बनानी शुरू भी करी थी वो 2017 में करी थी, क्योंकि पूरा आइडिया ही वहां से आया था कि भाई अब तो दुनिया बदलेगी। जो हमारा जो पूरा देश है, जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं ये डिजिटल पेमेंट्स, और मैं काम भी वहीं कर रही थी, पेटीएम में, और उस समय पे जब बिल्कुल एकदम पीक में थी, डिजिटल पेमेंट्स एकदम पीक में जा रही थी, है ना, तो वहीं से मेरा ये जो आइडिया है, वो जो जो मेरा विश्वास था कि ये चीज़ इंडिया में चल सकती है। देखा जाए तो चाइना तो मैं उससे बहुत पहले भी गई थी, 2016 में मैं चाइना गई थी, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन आया तभी कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि हाँ, ये इंडिया में भी चल सकता है, और अब तो चल सकता है। अब तो सरकार स्टार्टअप योजना की बात करती है, मेड इन इंडिया की बात करती है। आपको लगता है कि जो आजकल के युवा हैं उनके लिए चीजें गवर्नमेंट के स्तर पर थोड़ी सी आसान हो गई हैं? मैं एक बात बोलूँगी, कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कि जीएसटी, हम्म। ये एक, बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, गेम चेंजर है, एक हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हमारे जैसे बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस पर्सन्स के लिए। उसका कारण ये है कि आज अगर मुझे किसी नए शहर में, किसी नई स्टेट में अपना बिजनेस चालू करना है, और मेरी कंपनी मान लीजिए यहाँ नोएडा में ऑलरेडी चल रही है, तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं उस शहर में जाऊंगी, अपना ऑफिस खोलूंगी, और मैं अपना जीएसटी अप्लाई करूंगी, और मुझे तुरंत ही सब कुछ लिंक्ड मेरा बिजनेस
चालू हो जाएगा। और बहुत आसान होगा मेरी टीम के लिए भी, क्यों, अक्रॉस इंडिया ज़्यादातर चीज़ों के जीएसटी रेट वगैरह सब सेम है। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन आपने एक बात करी, उसकी वजह से जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में बन के आया है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। दूसरा है ये जो जीएसटी का जो एक सेंट्रल रूल में जो गवर्नमेंट ने किया, वो भी एक बहुत बड़ा चेंज है और एक बहुत बेहतर चेंज है हमारे जैसे लोगों के लिए। फिर आपने जैसे कहा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, देखिए स्कीम्स पहले भी होती थी, लेकिन अगेन ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंटरनेट की मदद से ये जो स्कीम्स लोगों तक पहुंच पहुंची पा रही हैं, है ना, ये जो ट्रांसपेरेंटली लोगों को आज की डेट में पता चल जाता है कि हाँ मेरे पास ये स्कीम के लिए मेरी एलिजिबिलिटी है। अगर मुझे एक बैंक से लोन लेना है और मुझे आज पता करना है, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं ये चेक करने के कि क्या मैं इस लोन के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या मुझे अगर बैंक इस रेट्स पे ऑफर कर रहा है तो क्या ये सही ऑफर कर रहा है, क्या मेरे पास इससे बेटर कोई ऑप्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये चीज़ें आज की डेट में पता चल जाती हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज क्योंकि आज की डेट में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी है, जो स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने एक पोर्टल पे डाल दी, स्टार्टअप इंडिया ने उन सबको क्यूरेट करके लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। तो उन सब से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज है हमारे लिए, जो बेनिफिट है, वो ये है कि इनका ट्रांसपेरेंटली लोगों तक इस इंफॉर्मेशन का पहुंचना। बिल्कुल हो सकता है स्कीम्स पहले भी थी और थी बिल्कुल थी, लेकिन उन सब का जो बेनिफिट लोग उठा पाते थे वो बहुत कम लोग उठा पाते थे, जिनको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती थी। और आज की डेट में अगर आप देखो, हर शहर में स्टार्टअप्स बन रही हैं, चाहे वो टीयर 2 टीयर 3 टाउन, मैंने बोला मेरठ से भी स्टार्टअप्स कई बन रही है ना। वो इसीलिए है क्योंकि वहां तक लोगों तक ये बात पहुंच पा रही है। और इस पूरे प्रोसेस में आप सोशल मीडिया को कैसे देखती हैं? अभी तो रील्स का जमाना है, छोटे छोटे चंक्स वायरल हो जाते हैं, तो लोगों को कई बार समझ में आता है कि अच्छा ये कुछ पार्ट मैंने 59 सेकंड का देख लिया, फिर वो उसे सर्च करता है यूट्यूब पर। तो ये कितना हेल्पफुल है? देखिए दोनों, इस चीज की मैं कहूंगी बहुत प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है, फायदे और नुकसान दोनों है, क्योंकि कई बार ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाती है लोगों बिल्कुल, तक। बिल्कुल। अब आपके चैनल का मतलब तो है ही ना, न्यूज मीन्स फैक्ट। न्यूज मीन्स फैक्ट्स। तो वो फैक्ट्स जो हैं कई बार इन रील्स के माध्यम से जो पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मॉडिफाई भी हो जाते हैं। पर हाँ, अगर सही इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो डेफिनेटली वीडियो एक ज्यादा बेहतर साधन है लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, है ना। आज की डेट में तो बच्चों को भी स्कूल्स में वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, और वो ज्यादा बेटर लर्निंग है, क्योंकि वो एक, जब आप एक चीज को पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो आप शायद उसमें से 15-20% पहली बार पढ़ोगे तो 15-20% ही समझ में आएगा, 4 बार पढ़ोगे तो शायद आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाए, बल्कि वीडियो देख के। बल्कि मैं तो सोचती हूँ आजकल के जो बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अगर हमारे दौर में होता तो हम तो टॉप कर जाते। अभी समझ में आता है हमको क्या क्या पढ़ा दिया गया, कुछ उस टाइम पे बैठता ही नहीं था दिमाग में। बिल्कुल, आई थिंक वो एक डेफिनेटली है कि वीडियो के माध्यम से आप बच्चे को पढ़ाओगे या बड़े को बताओगे, कुछ भी करोगे, तो वो एक जल्दी ग्रास्प करेंगे वो लोग, और फिर उसके बेसिस पे जैसे आपने कहा सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बट हाँ, इससे इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन भी उतनी जल्दी ग्रास्प होगी और उतनी ही जल्दी फैलेगी, वो वायरल भी होगी। अच्छा, प्रेरणा कालरा अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखती हैं? क्योंकि जैसे हमारी फील्ड में कोई आता है तो उसके दिमाग में 2-3 एंकर्स के नाम होते हैं कि मुझे तो इसकी तरह एकदम चमकना है। आप किसी को एक्टर बनना है तो वो उसके दिमाग में कोई आइडल होता है। प्रेरणा कालरा अपने आप को कहाँ देखती हैं, और किस बिजनेसमैन को कि हाँ इनकी आप लोग तो अपने लैंग्वेज में पता नहीं क्या कहते होंगे बिजनेसमैन की, लेकिन एक पोटेंशियल मुझे इसमें दिखता है, मुझे इस जैसा करना है, किसी को देखती हैं? मैं तो एक्चुअली देखती हूँ इन 1.25 करोड़ दुकानों को जो इंडिया में है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिया में ये 1.25 करोड़ दुकानें हैं, उसका 1% मतलब 1.25 लाख दुकानें, यानी कि 1.25 लाख वेंडिंग मशीन्स भी अगर हमारी हो जाती हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो वो हमारा एक योगदान होगा इस कंट्री को, इसलिए क्योंकि वो 1.25 करोड़ दुकानों को हमने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से बेहतर बनाया। बिल्कुल। मेरे लिए जैसे कहते हैं ना रोल मॉडल्स, वही दुकानें हैं और उन दुकानों के दुकानदार हैं जो अभी तक चला रहे हैं बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से। बट मेरा
लक्ष्य भी यही है, मेरा पैशन भी यही है, मेरा मिशन भी यही है कि मैं उनको ऑटोमेट करने में अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उनको थोड़ा सा बेटर बना पाऊँ। दालचीनी नाम क्यों रखा? दालचीनी मतलब इसके पीछे कहीं ना कारण है, वही किराना की दुकानें जहाँ पे दाल से लेके चीनी तक कुछ भी मिल जाता है। तो वही आया दिमाग में कि हम दुकानें क्यों बना रहे हैं, हम ये जो वेंडिंग मशीन्स हैं ये किस लिए लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं ना कि लोगों को जो कुछ भी चाहिए दाल से लेके करेक्ट, चीनी चीनी तक तक। उनको वेंडिंग मशीन से मिल जाए। तो बस ऐसे ही दिमाग में आया, ऐसा कोई कारण नहीं था कि मुझे यही नाम पसंद था या मुझे वो दालचीनी जो स्पाइस होती है वो मुझे पसंद ये थी। नाम लोगों से कनेक्ट हुआ। हाँ, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी किसी को बताया गया है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज याद रही, दालचीनी नाम। अच्छा, जैसे आपने मेरठ की बात की, अब तो खैर अपडेटेड हो रहा है, मैं तो खुद ही मेरठ से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हम बहुत बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं था, अब है। लेकिन मेरठ जैसा शहर हो गया या और शहर हो गए, हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत हाई क्लास है कंपेयर टू बेंगलोर या और कहीं का अगर आप बात करें। और ऊपर से महिला, ऊपर से ऐसी सोच कि मुझे कुछ अलग करना है, तो इतना इजी तो नहीं रहा होगा सब कुछ। हाँ इजी नहीं रहा होगा। मेरे घर में भी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट इंजीनियर हूँ अपने पूरे, जैसे कहते वही हैं बड़ी बात थी। कजन्स में। हाँ, तो अच्छी बात कहीं ना कहीं ये रही कि देखो हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज। फैमिलीज होती है ना, तो उनमें ये होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज मतलब कि ज्यादातर या तो वो छोटा कोई बिजनेस कर रही है, और बिजनेस में ज्यादातर लोगों की दुकानें ही होती हैं देखा जाए तो उनको होता है कि अपने बच्चे को पढ़ा लो जिससे कि कुछ अच्छी जगह गवर्नमेंट जॉब लग हाँ, जाए, है ना, आईएएस की तैयारी करा दो, है ना, गवर्नमेंट में कहीं लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी एस्पिरेशन वही होती है कि बच्चे को अच्छा पढ़ा दो और वो कहीं बेहतर जिंदगी उसकी हो जाएगी, बेहतर कमाने लगेगा। अब मेरे भी पेरेंट्स का यही मानना था, अब क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी बचपन से ही, तो उन्हें लगता था कि चलो पढ़ रही है, जब तक पढ़ रही है तब तक पढ़ने देते। वही कहीं काम करके जब अच्छा नंबर आ गए तो मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मेरा, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया इंजीनियरिंग में, मेरी 300 रैंक आई थी, मुझे बड़े अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स जो लोगों को नहीं मिलता होता है वो स्पेशलाइजेशन भी मिल गई जो मुझे चाहिए थी। कानपुर में भी एचबीटीआई कानपुर है, वहां पे भी मेरा एडमिशन हो गया। तो वो एक था कि चलो पेरेंट्स ने वहां तक तो जिसे कहते हैं ना रास्ता बना दिया था, बट उसके आगे का था कि अब क्या करना है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो वो कॉलेज टाइम में ही मैंने बहुत सारे बिजनेस प्लान कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया और वहां मैंने 50,000 रुपये जीते भी। वाह। तो वो एक ऐसा पॉइंट था कि जहां लगा कि भाई अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप किया जा सकता है। और ये 2009 की बात है, उस टाइम पे ना ये स्टार्टअप वेव बस आई थी। अगर आप देखो उसी टाइम पे कुछ ही टाइम बाद फ्लिपकार्ट की भी फंडिंग हुई, तो इंडिया में उस टाइम पे स्टार्टअप्स बस आ ही रही थी। ठीक। बट वहीं उस टाइम पे रिसेशन आ गया, तो लगा कि पहले जॉब करके कुछ पैसे कमा तो ले, क्योंकि अब एजुकेशन लोन ऑलरेडी लिया है, पेरेंट्स ने यहाँ तक पढ़ाया है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली इतना भी अफोर्ड नहीं कर बिल्कुल। सकती कि इंजीनियरिंग एमबीए बच्चे को कराएं, वो भी सारी अपनी सेविंग से। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन लोन लिया था, तो पेरेंट्स ने वहां तक पहुंचा दिया, बट उनसे दोबारा और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे मांगने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। तो जॉब करनी शुरू कर दी, वहीं 12-13 साल जॉब करी, और फिर लगा कि अब बहुत हो गया, अब जॉब नहीं करनी, अब वो करना है जिसके लिए मैंने इतनी पढ़ाई करी, जिसके लिए मैं यहाँ तक पहुंची, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप। मेहनत तो समझ में आती है, लेकिन आप मानती हैं कि किस्मत भी मैटर करती है? क्योंकि बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं, मैं तो कहूँ बहुत कोशिश करते हुए मैंने लोगों को देखा है, लेकिन उनका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो किस्मत मैटर करती है, भरोसा करती हैं आप? हाँ, राइट टाइम राइट प्लेस, हाँ कहीं ना कहीं मैं मानूंगी कि हाँ शायद ये मैटर करता है। फैमिली का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है ये मेरे लिए। तो मुझे लगता है स्पेशली अगर जो भी फीमेल सुन रही हैं आपकी पॉडकास्ट की मदद से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट होना
भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है आपके सक्सेसफुल होने में या नहीं होने में, या आपके यहाँ तक पहुँचने की हिम्मत जुटाने में या नहीं जुटाने में। क्योंकि हार्डवर्क तो बहुत लोग करते हैं, बट कहीं ना कहीं हार्डवर्क से ज़्यादा अंदरूनी शक्ति चाहिए होती है ये कर पाने के लिए। और वो शायद आपके आसपास के एनवायरनमेंट से, आपके फैमिली, पेरेंट्स, सबके सपोर्ट से शायद आती है। बिल्कुल। तो ये वेंडिंग मशीन्स कहाँ कहाँ भी ऑपरेट हो रही हैं, कहाँ कहाँ चल रही हैं? अब पूरे इंडिया में कितना विस्तार हुआ है इसका? अभी हम 80 से भी ज़्यादा शहरों में पहुंच चुके हैं। 500 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेज में, जिनकी फैक्ट्रीज में हम आज की डेट में अपनी वेंडिंग मशीन्स लगा चुके हैं। और ये शहर ना, आप देखोगे तो काशीपुर से लेके कोची तक वेंडिंग मशीन्स लगी हैं। अगर मैं गुवाहाटी से लेके कच्छ तक, हमारी वेंडिंग मशीन्स लगी हैं आज की डेट क्या में। बात है! तो ये ऐसा एक सोल्यूशन है जहाँ दुकान बन सकती है, लग सकती है, तो वहाँ वेंडिंग मशीन भी लग सकती है आज की डेट में। क्योंकि सारे भारत में जो लोग हैं ना आज की डेट में, वो बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। तो वो दुकानदार भी तरक्की करना चाहता है, और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, आसपास के जो कस्टमर्स है ना, वो भी बहुत अवेयर हो गए हैं। हर किसी के हाथ में तो स्मार्टफोन है, तो लगता है कि ये स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट किया, उससे आ जानी चाहिए मेरे पास आइटम तो एकदम तुरंत। और वेंडिंग मशीन एक ऐसा जरिया है जिसमें आपको 20 सेकंड में आपकी मनपसंद चीज आपको आपके हाथ में मिल सकती और है। बिल्कुल जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो बच रहा है। हम्म। टाइम इज मनी, और उसके बाद आप अगर अपना टाइम सेव कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। आपकी जर्नी पर लोग बात करते हैं, मैंने बहुत सारे आपके इंटरव्यूज देखे, आज मैं भी तब से वही बात किए जा रही हूँ। तो मुझे तो ये जानना है कि प्रेरणा जी फिल्में देखती हैं? कभी कभार मैं आप जैसी पॉडकास्ट बहुत देखने लग गई हूँ। जब कभी रास्ते में टाइम मिले, जब टाइम, तो उस टाइम पे पॉडकास्ट। आज की, आई थिंक आज के ज़माने में मूवीज से ज़्यादा हम्म, एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज दोनों आपको इस तरीके के चैनल्स में मिल जाती है। बिल्कुल। और टाइम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ अच्छा देखने में क्या हर्ज है, अगर अच्छा देख सकते हैं आप फ्री टाइम में, मुझे तो लगता नहीं वैसे आपको फ्री टाइम मिलता होगा, लेकिन आप अपने परिवार को कैसे बैलेंस करती हैं? क्योंकि एक तरफ आपका काम हो गया, एक तरफ परिवार हो गया, फिर एक क्वालिटी टाइम भी होता है जो फैमिली मांगती है, एक मी टाइम भी होता है जो आदमी को अपने लिए भी चाहिए होता है। कैसे मैनेज करती हैं? तो मैं कहूँगी दो पार्ट्स हैं। एक तो मी टाइम, मी टाइम होने चाहिए होता है जिन जो जो कर रहे हैं वो उनको उतना बिल्कुल, मजा ना आ रहा मज़ा हो। ना आ रहा हो। हम्म, क्योंकि मेरा काम ही मेरा पैशन है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो मी टाइम की क्रेविंग तो नहीं होती है। हाँ, लेकिन फैमिली के लिए बिल्कुल, फैमिली के लिए आपको कहीं ना कहीं टाइम निकालना पड़ता है, और इतना आसान नहीं होता जब आप ऐसे चल पड़ते हो इस उसमें, इसकी हमें कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। तो कहीं ना कहीं फैमिली और बिजनेस के बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। तो वहाँ मुझे लगता है कि जब कभी ऐसे कभी मौके आए हैं, तो मैंने कई बार अपनी बेटी के साथ ट्रैवल किया। जैसे मुझे अगर किसी मीटिंग में बॉम्बे जाना है, तो मैंने अपनी मदर के साथ में या अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ में अपनी बेटी को मैं साथ ले गई हूँ बिजनेस में, बिजनेस ट्रिप्स पे। और कई बार हुआ है, यहाँ तक कि जब मैं जॉब भी कर रही होती थी तब भी मैं अपनी बेटी को कई बार अपने साथ, क्योंकि काम आपको करना है, बट हर समय तो आप वो नहीं कर रहे ना, साथ साथ आप देख भी सकते हो बीच बीच में। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करी है। अब थोड़ी बेटी मेरी बड़ी हो गई है, 10 साल की हो गई है जैसे, तो फिर चीज़ें और बेटर हो गई हैं। क्योंकि वो भी अंडरस्टैंडिंग हाँ, समझता है बच्चा 10 लेकिन साल फिर भी मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने कई बार करी है कि, और उसे भी ट्रैवल करना मेरे साथ पसंद है, तो मैं उसको कई बार अपनी बिजनेस ट्रिप्स पे भी ले जाती हूँ। जब कंपनी स्टार्ट करी करी थी, तो क्योंकि हम अपने एक फ्लैट से ही स्टार्ट करी थी, तो वो भी एक रूम में उसका मैंने काइंड ऑफ एक सेटअप तैयार कर लिया था। उसको बुक्स दे देती थी, वो भी अपनी नॉवेल्स बुक्स बैठ के पढ़ती रहती थी, ड्राइंग कलरिंग करती रहती थी, और मैं अपना साथ साथ अपना काम भी देख लेती। तो जिस तरीके से जैसा टाइम मिला, मौका मिला, उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करी। बट हाँ, दिक्कतें आती हैं, बट किसकी लाइफ में मुझे लगता है दिक्कतें नहीं आती। ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके दिमाग में और दिल में होता है कि आपको उनसे कैसे बाहर निपटना निकलना है। है। बिल्कुल। तो वेंडिंग मशीन का आइडिया पापा चाचा की दुकान देखकर आया, वहां पर वेंडिंग मशीन पहुंची? मेरठ में पहुंच चुकी हैं, बिल्कुल।
हमारी मेरठ में भी कई वेंडिंग मशीन्स लग चुकी हैं आज की डेट में। तो अभी बड़ा प्राउडली ये एक अलग मोमेंट होता है जब बेटा तो नाम कर ही रहा है, लेकिन जब बेटी अलग दिशा में एकदम से नाम करती है तो क्या रिएक्शन होता है फादर का? कभी आप घर वापस जाती होंगी जैसे मिलने, तो वो एक रिएक्शन कि हमने तो क्या सोचा था और ये हाँ, कैसे निकल के कहाँ चली गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो दौर चल रहा है इस समय, लोगों की सोच बदल बदल रही रही है। है बिल्कुल। जहाँ पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने घर के लड़कों से होती थी, बेटों से होती थी, हम्म। वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं अगर आप उनको सही मौका दें, उनको भी सपोर्ट करें, उसी तरीके से उनको भी अपॉर्चुनिटीज दें, एजुकेशन दें, तो वो भी अच्छा कर सकती हैं। तो डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा महसूस होता है, और यही कारण है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने, जब से मैंने स्टार्ट कर लिया, एक बार ठान लिया, और जब उन्हें लगा कि अब तो ये नहीं मानने वाली है, तो तब से वो हमेशा उन्होंने सपोर्ट भी किया है, और हमेशा उन्हें फील भी होता है, वो अपने कुछ भी होता है। मेरी मदर तो इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मैं आपको बताऊं, कुछ भी अगर मैं ऑनलाइन शेयर करती हूँ तो वो सबसे पहली होती हैं जो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और फेसबुक ग्रुप्स पे उसे शेयर कर देती हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए प्रेरणा कालरा और उनके पेरेंट्स या उनकी जर्नी से सीखने वाली बात ये भी है, वो पेरेंट्स भी सीखें जो अपने बच्चों को कहीं ना किसी मोड़ पर थोड़ा सा अंडर प्रेशर ले आते हैं, ना लेकर आए। देखिए बहुत अच्छा एक सेटबैक साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी, आप स्टूडियो में आई, आपने अपना टाइम दिया, अपनी जर्नी आपने शेयर की। ये पॉडकास्ट जितने भी लोगों ने देखा, आप लोग बताइए ये जर्नी, ये सफर, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और अगर ऐसे इंस्पिरेशनल गेस्ट्स आपको पसंद है, उनको सुनना पसंद है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी वादे के साथ छोड़कर जा रही हूँ कि और ऐसे गेस्ट लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये शुक्रिया। इंटरव्यू आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।